तो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और सीरीज हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और हमारी को वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, और कमेंट करके तो ज़रूर बताना कि आखिरकार क्या कमी है और क्या सुधार सकते हैं, और जैसे जैसे आपको फीडबैक देना चाहो दे सकते हो, पर बताना ज़रूर यार, पता तो चले कि आखिरकार हम क्या सही कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अपनी राय तो जरूर देना। तो चलिए, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहूंगा, चलिए हम इस सीरीज के पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि यह सीरीज का पहला पार्ट आप सभी को पसंद आएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक ऐसी जगह से दिखाई देती है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक दिख रही होती है, और नाइट का समय होता है। वहाँ पर उस पर एक छोटा रास्ता होता है, और उस रास्ते पर एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से देख रहा होता है। और तभी उस लड़के को अचानक से किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है, और उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि तुम्हें 3 मिनट के अंदर अंदर येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग के यहाँ पर पेशेंट रहते हैं, वहाँ पर जल्द जल्द पहुँचना है। और तुम्हारे लिए ये टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ अच्छी टिप्स हमारी तरफ से। अगर तुम ज्यादा समय तक उस बिल्डिंग से बाहर रहे तो तुम्हें मिस्ट्रीज के द्वारा तुम पर अटैक किया जाएगा। तो मैं भाई एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर मिस्ट्रीज का मतलब है गोस्ट और डीमन। तो गोस्ट और डीमन में कुछ भी कहूँ तो आप लोग समझ जाना, या फिर मिस्ट्री कहूँ, ये तीनों एक ही चीज है। और सेकंड सलाह ये टिप ये होती है कि तुम्हारा जो अमेजिंग एक्सपीरियंस है वह अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो अपनी लाइफ को इतनी आसानी से मत खो देना। और वह सारे के सारे नोटिफिकेशन इस लड़के को आ रहे होते हैं जगह पर आने के बाद से ही। और तभी हमें उस लड़के का चेहरा दिखाया जाता है जो कि वहाँ की हर चीज को छूकर देखता है, और छूकर देखने के बाद कह लगता है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि ये न जाने बिल्कुल असलियत हो। यहाँ पर गर्मी का भी एहसास हो रहा है, यहाँ पर ठंड का भी एहसास हो रहा है, और हवा भी चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि रियलिटी हो। यहाँ तक कि ये स्टील के खंभे खड़े हुए वे अभी भी कोल्ड है। धरती, आसमान, पेड़ सब कुछ मिक्स्ड हुआ है। और तो और यहाँ पर जो फैमिली स्मेल आने में लगी हुई है जो कि जंगलों में से आती है, आप लोगों को तो पता ही होगा, वह काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। सब लोगों ने तो मुझे ये बताया है इस दुनिया में आने के बाद से ही कि जो मिस्टीरियस वर्ल्ड होते हैं वह वर्ल्ड है जो कि तबाह हो चुके हैं, और एक समय पर यह भी रियल वर्ल्ड हुआ करता था। और अब मुझे समझ में आ रहा है ये बात रीजनेबल तो है। और तभी 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है एक स्कूल में। यहाँ पर क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए होते हैं और आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और उन्हीं में से हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि कुछ समय पहले हमें दिखाया जा रहा था, जो कि अपनी टेबल पर बैठकर एक बुक पढ़ने में लगा हुआ है। और एक फैटी उसके पास आता है और उसका नाम लेकर बताता है, तो इसका नाम हमें पता चलता है कि इसका नाम जियांगची है। और वो फैटी उसके पास आता है, चिल्लाता है, जियांगची जियांगची मेरी बात तो सुनो। तभी जियांगची कह लगता है, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। वो फैटी उससे कह लगता है, तुम तो काफी ज्यादा शांत बैठे हुए हो, जैसे कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है, और तुम्हारी इस एक्सप्रेशन से मुझे पता चलता है कि तुम्हारे पास कोई ना कोई ऐसा तरीका है जिससे कि तुम यहाँ के इस टेस्ट को इजीली पास कर सकते हो। तो प्लीज यार एक बात याद रखना, जब तुम टेस्ट दो तो मेरी मदद करना मत भूलना, मैं अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा तुम्हारे लिए। तभी वहाँ पर एक और चोमू आता है और उस फैटी की ये बात सुनने के बाद कह लगता है, क्या तुम अपनी जान की भी इससे मांग रहे कि वह तुम्हारी मदद करे तुम्हारे पास करने के लिए, वो भी उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में। तुम्हें मैं एक बात साफ साफ बता दूं कि तुम अपने हैंडसम लुक इस्तेमाल नहीं कर सकते हो इस मिस्टीरियस वर्ल्ड के ट्रायल को पास करने के लिए। इस बंदे से भीख मांगने से बेटर है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद भी कर दूं। तभी जियांगची उस चोमू से कह लगता है, अगर तुम्हें मेरा इतना ज्यादा हैंडसम होने से जलन मचने में लगी हुई है तो मुझसे साफ साफ आकर कहो ना। तो मैं इस तरीके से मुझे देखकर जलने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और काफी ज्यादा बोरिंग भी लग रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर उस स्कूल का उस क्लास का क्लास टीचर आ जाता है और सभी से कह लगता है कि सब सभी के सभी लोग शांत हो जाओ और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे प्रिंसिपल आने वाले हैं जल्दी। तभी हमें जियांगचेन उबासी लेते हुए दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मैं जियांगचेन एक ट्रांसफर हूँ, और मैं एक ऐसी दुनिया से आया हूँ जो कि सेम टू सेम इसी दुनिया जैसी दिखती है, लेकिन इस दुनिया में नॉर्मल से भी ज्यादा कुछ है, और मेरी ओरिजिनल दुनिया और ये दुनिया बेयरली मुश्किल से ही डिफरेंट है, बस ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम ही है। इस दुनिया में बस ये डिफरेंट है कि एक से ज्यादा रियल वर्ल्ड है यहाँ पर। इस वर्ल्ड में एक से ज्यादा वर्ल्ड है, कह सकते हो ऐसा। और सभी के सभी लोग प्रे कर रहे होते हैं कि हमें कुछ भी ना हो और हमारी किस्मत इतनी अच्छी हो कि हम इस एग्जाम में जल्दी पास हो जाए बिना किसी परेशानी के। हर कोई यही प्रे करता है वैसे तो एग्जाम के दौरान। और तो और जियांगची हमको बताता है कि ये जो दुनिया है वो पूरी की पूरी दुनिया मिस्ट्री से भरी हुई है। तभी वहाँ पर उसकी जो क्लास टीचर होती है वो एक डिवाइस लेकर आती है, उनकी टेबल पर रख देती है जिसमें टाइमर लगा हुआ होता है 8:24 का, और वो सभी को एक्सप्लेन करती है, उससे कहने लगती है, जो हमारे हायरर्स के द्वारा बताया गया है कि इस बार की जो सेफ्टी लेवल है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बेटर कर दी गई है। तो मैं आप सभी को ये रिकमेंड करती हूँ कि आप सभी के सभी लोग अपने दिमाग को शांत करके रखें और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी एक स्टूडेंट चिल्लाकर बोल पड़ता है, टीचर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इस टेस्ट को जरूर पास कर लेंगे। तभी दूसरा बंदा कह लगता है कि आखिरकार इसकी ये बात सुनने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे जो प्रीवियस टीचर थे उन्होंने भी हमसे यही बात कही थी। तभी वो लड़की उससे कह लगती है,
अगर ऐसी बात है तो जैसे ही मेरी रिसरेक्शन पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे मैं इस गेम को खेलना बंद कर दूंगी, इस टेस्ट को देना बंद कर दूंगी। तभी बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा डरपोक होने की जरूरत नहीं है, क्या तुम किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते? तभी लड़की उससे कहने लगती है भले ही मैं जाना चाहती हूँ लेकिन मैं जिंदा भी तो रहना चाहती हूँ इसके लिए। तभी हमें इस वर्ल्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब से ये जो मिस्टीरियस वर्ल्ड इस दुनिया में आना स्टार्ट हुई है और जब पहली बार ये मिस्टीरियस पहला वर्ल्ड इस दुनिया में आया था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कब, कहाँ और कैसे, लेकिन अचानक से वहाँ पर लोग उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में खींच लिए जाया करते थे। तो सभी के सभी लोग यह बात सोचने में लगे थे। उसके बाद ये कैलकुलेशन निकाला है कि जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है वो हमारे रियल वर्ल्ड से टोटली डिफरेंट है। और तो और मिस्टीरियस वर्ल्ड में कुछ गोस्ट डीमंस वगैरह हैं जिनको हम मिस्ट्रीज के नाम से जानते हैं, उनके भी एक इंडिविजुअल लेवल्स हैं, उनको भी रैंक दिया गया है। और तो और वह सारे के सारे गोस्ट काफी तो खतरनाक और काफी तो पावरफुल भी होते हैं और वह तुम्हें मार भी सकते हैं। और उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में जो मिस्ट्री है यानी कि वह गोस्ट या डीमन है वो सबसे ज्यादा पावरफुल ट्रिपल एस लेवल का है जो कि पूरी सिटी को अकेला ही तबाह कर सकता है। लेकिन ऐसा होना तब से बंद हो गया है जब से एक चैलेंजर ने मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक मिस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद एक फॉरबिडन आइटम लेकर आया है जिसका नाम स्ली स्टोन है। और इस स्ली स्टोन का इस्तेमाल कर जो रियल वर्ल्ड के लोग हैं वो इस बात को अवॉइड कर सकते हैं कि वो डायरेक्टली मिस्ट्री वर्ल्ड में ना जाएं, क्योंकि पहले ऐसा हुआ करता था कि मिस्ट्री वर्ल्ड में कोई भी कभी भी अचानक से जा सकता था। लेकिन अब जब से ये स्ली स्टोन मौजूद हुआ है हमारे रियल वर्ल्ड में तब से जो ह्यूमैनिटी वो चूज कर सकती है कि किस तरीके से कौन जाना चाहता है और कौन नहीं जाना चाहता उस वर्ल्ड में, और वो अपने इच्छा अनुसार अंदर जा भी सकते हैं और बाहर आ भी सकते हैं। और उसी सभी समय से गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जो भी बंदा 18 साल का होगा वह सभी के सभी लोग इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में एक चैलेंज लेंगे। तो ये थी कुछ इस मिस्टीरियस वर्ल्ड की स्टोरी। तभी हमारी स्टोरी आती है इस क्लास टीचर पर जो कि सभी स्टूडेंट से लाकर कहने में लगी होती है कि सभी के सभी स्टूडेंट शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं आप सभी को यहाँ पर इंतजार करूंगी लौटने का। और एक सलाह मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि अगर आप लोग इस बात को श्योर नहीं है कि आगे और द प्ले नहीं कर सकते और मिस्ट्री वर्ल्ड में और ज्यादा नहीं रह सकते तो एक बात याद रखना कि तुम जल्द से जल्द रिस्ट्रक्शन काउंट का 0 होने से पहले वापस आ जाना। और जियांग चिन भी ये कह रहा होता है कि इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में मेरा पहला दिन है, जब पहली बार है जब इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में मैं एंटर करने वाला हूँ। तभी जो टीचर होती है बताते कि सभी के सभी स्टूडेंट फिर हम लोग इस वर्ल्ड में जाने का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट करते हैं। और तभी ये काउंटडाउन करना स्टार्ट कर देती है 3, 2 और 1। और जैसे ही वे बंद करती है तो वो जो डिवाइस रखा होता है ना स्ली स्टोन, उसका जो बटन होता है उसे दबा देती है और मिस्टीरियस चैलेंज ऑफिशियली ओपन होता है। तो यहाँ से गाइस मिस्टीरियस वर्ल्ड की स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तो आई होप आपको ये सीरीज का ये स्टोरी धमाकेदार स्टोरी आपको पसंद आएगी। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए एटलीस्ट 1500 से 2000 लाइक पहुँचा दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को ये सीरीज कैसे लग रही है, तो कमेंट जरूर कर देना इस बात पर। तो चलिए स्टोरी वहीं पर पहुंच जाती है जहां पर जियांग चिन को दिखाया जाता है जो कि उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में पहुंच चुका है और उसे एक नोटिफिकेशन आता है उसके स्क्रीन इसकी आंखों के सामने, जिसको देखकर वे कंफ्यूज और सरप्राइज होता है और कहने लगता है अबे तेरी ये क्या चीज है। और तभी हमें उसके कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन बताया जाता है। इसका नाम जियांग चिन है, लेवल 0 है और इसके पास स्ट्रेंज पावर है 50, कोई आइटम नहीं है और इसके पास रिस्ट्रक्शन का ऑप्शन सिर्फ एक बार है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में मर भी जाता है तो उसके पास एक और मौका होगा वापस से जिंदा होने का। और जब जियांग चिन अपनी स्ट्रेंज पावर को देखता है तो उसकी स्ट्रेंज पावर 50 होने के बाद वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है क्या मेरी पावर 50 कैसे हो सकती है स्ट्रेंज पावर, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि अगर नॉर्मल स्टूडेंट अंदर आता है इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में तो उसकी जो स्ट्रेंज पावर होती है वो सिर्फ 10 होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतने ज्यादा हैंडसम हूँ इसलिए मुझे ज्यादा ब्लेसिंग मिल रही है। और तभी पे आसपास अपनी नजर घुमाता है तो उसे एक सामने हॉस्पिटल दिखाई देता है और उसे कहने लगता है अच्छा तो क्या ये वही लोकेशन है जहाँ पर मेरा नया मिशन होने वाला है और यहीं पर मेरा चैलेंज स्टार्ट होगा। यहाँ तक पहुँचने में मुझे आधा घंटा लग गया, क्या मैं वहाँ पर सिर्फ 10 मिनट पहुँच सकता हूँ। इस हॉस्पिटल का नाम येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल है। इसका नाम तो काफी अच्छा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ मजे आ जाए। तभी उस हॉस्पिटल को देखकर कुछ सोचने में लगा ही होता है तभी अचानक से पीछे से कोई उसके आ जाता है। जैसे ही वो कहता है कुछ हेलो कैसे हो तुम, ये सुनने के बाद जियांग चिन कितने डर जाता है, डर के मारे एकदम से उसके पसीने छूट जाते हैं और वो डरावनी से दिखने वाली लड़की उसके कंधे पर हाथ रखती है जिसको देखकर जियांग चिन मन में सोचते क्या लगता है शिट क्या मेरा चैलेंज इतने जल्दी स्टार्ट भी हो गया है और मेरे आए हुए यहाँ पर ज्यादा समय भी नहीं हो और मेरा एनकाउंटर एक मिस्ट्री से हो गया। तभी जो लड़की होती है वो अपने मुंह पर एक मास्क पहनी हुई होती है और वो जियांग चिन को दबा लेती है और उसको छेड़ते उससे कहने लगती है हे हैंडसम क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और इस वक्त ये मिस्ट्री जाने की जो गोश्त जियांग चिन को छेड़ने में लगी हुई है। जियांग चिन इतना डर गया होता है कि वो डायरेक्टली अपना मुंह हिला देता है और जैसे ही वो जो मिस्ट्री होती है वो उससे कहने लगती है अच्छा ऐसी बात है, तो अगर ऐसी बात है अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो अब मुझे बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। और अपनी एक सीजर बड़ी सी निकाल लेती है उसको मारने के लिए और जोरों जोरों से वह मिस्ट्री हंसने लगती है और काफी तो भयानक लग रही होती है देखने में। तो
जिसको देखने के बाद जियांग चेन कितनी डर जाता है और चिल्लाता है, क्या लगता है शिट ये वुमेन तो कोचिसा के ओन्ना है। भाई इसका मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और इसको देखकर कभी डर जाता है और मन में सोचते हो अपने आप को, क्या लगता है सबसे पहले तो कि मुझे अपने आप को शांत करना होगा। ये एक लड़की है जिसका मुंह बहुत ज्यादा फटा हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे याद आ चुका है कि इस तरीके के डीमन से इस जाने की इस तरह की लड़की की गोश्त से किस तरीके से निपटा जाता है। टीचर ने मुझे एक्सप्लेन किया था क्लास के दौरान। चलो मुझे सोचने दो इस बारे में। लेकिन जब ध्यान से सोचता है तो उसे पता चलता है कि उसे तो कुछ याद भी नहीं है यार। और वो कतई शॉक हो जाता है ये बात जानने के बाद। लेकिन जो कोचिसा के ओना है यानी कि जो गोश्त है वो जियांग चेन के पास आती है और अपनी जो सीजर होती है वो उसके गले में फंसा देती है और उससे कहने लगती है, अब मुझे तुम बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। और जियांग चेन कभी तक घबरा रहा होता है और वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके अपने दिमागों का होश खो बैठता है और वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। उससे क्या लगता है आ बाबू बाबी बाबा बाबू वो। और वो पागलों की एक्टिंग करने लगता है कि जैसे कि इसका दिमाग खराब हो गया हो और उस गोश्त को वहीं पर इग्नोर करते हुए जाना चालू कर देता है पागलों की तरह हरकत करते हुए। और जैसे ही वो एक जियांग चेन जैसे ही उससे अपने थोड़ा सा डिस्टेंस बनाता है तो वहां सरप्राइज से खूब तेजी से भागना चालू कर देता है। ये देखने के बाद वह गोश्त करने सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ जियांग चेन भागते हुए उससे कहने में लगा हुआ था कि मेरी स्ट्रेंथ पावर 50 होने के कारण जो मेरी फिजिकल एबिलिटीज है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मैं 100 मीटर तक दौड़ सकता हूँ सिर्फ 10 सेकंड में। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि तुम मुझे पकड़ पाओगी और हंसने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जो गोश्त होती है वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि भी उसको आसानी से पकड़ लेती है। उसके पास आते उससे कहने लगती है, तुम मुझे सच सच बताओ, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे बताओ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। और जब जियांग चेन ये देखता है कि ये जो गोश्त है उसने तो मेरा पीछा कर लिया, ये तो काफी तो तेज और काफी तो पावरफुल है, ये देख के कतई वो डर जाता है और उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं। और जो गोश्त होती है वो जियांग चेन से कहने में लगे ही होती है कि मुझे तुम जल्दी बताओ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ या नहीं हूँ। अगर तुम कहते हो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ तो मैं तुम्हें अपना जैसा ही ब्यूटीफुल बना दूंगी। ये सुनने के बाद जियांग चेन उससे क्या लगता है कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मुझे जापानीज समझ में नहीं आती, क्या तुम बकवास करने में लगी हुई यहाँ पर। और तभी वह गोश्त अपनी सीजर निकालकर उसके गले पर रखना चालू कर देती है फिर से और उससे कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो अब बता मुझे क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। तभी जियांग चेन उससे कहने लगता है, कुछ के ओना जल्दी से पहले स्लो डाउन मतलब शांत हो जाओ थोड़ा। और वो ये बात सुनने के बाद गोश्त रुक जाती है और जियांग चेन अपनी ट्रिक दिखाते हुए वहां से छलांग मारते हुए जिम्नास्टिक करते हुए पीछे हट जाता है उससे और पोज मारते हुए उससे कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं भी काफी था हैंडसम हूँ। ये बात सुनने के बाद उस गोश्त को भी करते गुस्सा आने लगता है और मन में सोचते कहने लगती है, क्या ये लड़का बाकी में पागल है क्या या फिर बीमार है या इसका दिमाग हिल चुका है ऑलरेडी। और वो जो गोश्त होती है वापस से जियांग चेन के पीछे पंजा पड़ जाती है और उससे कहने लगती है, तुम मुझे पहले जल्दी से बताओ क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। और तभी जियांग चेन उससे ये सुनने के बाद डर के भागना चालू कर देता है। उससे कहने लगता है कि तुम्हारे सर के जो नट बोल्ट है क्या वो ढीले हो चुके हैं, आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो चिल्लाते हुए। और तभी वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जैसे भागने की जगह नहीं बचती और जियांग चेन सामने रुक जाता है और उसको देखकर उसके पसीने छूट रहे होते हैं। मन में सोचते कहने लगता है, आखिरकार ये किस तरीके की मिस्ट्री है यहाँ पर, जबकि ये इतने ज्यादा हाई हील्स पहने में लगी हुई है लेकिन फिर भी वो मेरा पीछे बिना किसी परेशानी के कर रही है। और वह गोश्त मान ही नहीं रही होती और जियांग चेन के पीछे आते होते वापस उससे पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ। और जियांग चेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सब चलने में लगा हुआ है और मन में सोचते बोलता है, ये एक ही सेंटेंस को बार बार क्यों रिपीट करने में लगी हुई है, कुछ समझ नहीं आया। और दूसरी तरफ जो गोश्त होती है वो अपनी सीजर को बंद करती है और एक एरो टाइप बनाकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ उसकी तरफ शूट करने के लिए रेडी हो जाती है। और वह गोश्त मन में सोचते कहने में लगी हुई थी कि ये बच्चा यानी कि ये लड़का काफी तक कनेंगे बहुत ज्यादा चालाक है, ये मुझसे जानबूझकर बात नहीं करने में लगा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा इसे बहुत ज्यादा थोड़ी सी परेशानी दे दूं वो भी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तो शायद ये ठीक रहेगा कि अगर मैं थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ पावर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, भले ये रूल्स के खिलाफ है। और तभी वे अपनी स्ट्रेंथ पावर का इस्तेमाल करते हुए सीजर को एरो बनाकर उसकी तरफ छोड़ देती है, जिसको देखने के बाद जियांग चेन डर जाता है और उससे कहने लगता है, क्या मैं यहाँ पर सच में मारा जाने वाला हूँ तो जल्दी आकर। तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन पहले वाली नोटिफिकेशन से टोटली डिफरेंट होता है। उसके आने का तरीका भी काफी तो डरावना होता है, डेविल टाइप से दिख रहा होता है और नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है, एक मिस्टीरियस खतरे को डिटेक्ट किया गया है और तुम्हारा जो सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया जाता है। और जैसे ही वो सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जो सीजर उसकी तरफ बढ़ रही होती है वो एक पोर्टल से रुक जाती है, एक शील्ड टाइप की ब्लैक कलर की उसके सामने आ जाती है जियांग चेन के और उसे बचा लेती है। ये देखकर गोश्त को सरप्राइज होती है और कहने लगती है, आखिरकार ये सब क्या होने में लगा हो यहाँ पर, और मेरा जो ब्लॉक है जो अटैक है वो ब्लॉक कैसे हो गया यहाँ पर। तभी सिस्टम उसे हिंट देता है और जियांग चेन से कहने लगा होता है और उसे बताता है कि इस गोश्त के जो हाथ है वो धोखाधड़ी और झूठ से भरे हुए हैं। ये लड़की जब जिंदा थी वो बहुत ज्यादा अगली थी उस समय पर और अकेली इसने अपनी जिंदगी गुजारी है, जिसके कारण ये इस जगह से मुक्त नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बात का किसे पता था कि इस दुनिया में इतने ज्यादा अकेले रहने के कारण इस लड़की को किसिस चाहिए और एक मैन की गर्माहट चाहिए। तो समझ गया गाइस क्या चल रहा है यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद जियांग चेन कभी शौक हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जैसे ही होश में आता है उससे क्या लगता है, वाह मुझे एक सिस्टम मिल चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं दूसरी दुनिया में ट्रैवलर किया हूँ तो मुझे इसका कुछ फायदा तो मिलना चाहिए था।
फाइनली ये समय आ चुका है कि अब मैं अपनी हीरोगिरी दिखाऊं यहाँ पर। और वे उस गोश्त से कहने लगता है, अच्छा ठीक है अगली मॉन्स्टर, अब मैं तुम्हें पकड़ने वाला हूँ। ये सुनने के बाद गोश्त को डर जाती है, सरप्राइज होती है और जियांग चे हंसते हंसते उससे कहने लगाता है। और जैसे ही वो उसकी तरफ एंगल करता है, मतलब उंगली करता है, तो सिस्टम होता है वो उससे कहने लगता है। नोटिस के तौर पर छोटी जगह पर लिखा होता है कि जैसे ही एक्टिवेशन खत्म हो जाएगी तो इस सिस्टम का नोटिफिकेशन तुम्हें आने में लगा हुआ है वो डिसअपेयर हो जाएगा। और सिस्टम उसे सारी जानकारी देने के बाद वहां से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद जियांग चेन कभी शॉक हो जाता है, वो तेरी मेरा सिस्टम कहाँ गया? दूसरी दुनिया में आने के बाद मुझे जो सिस्टम मिला था कि टूटा फूटा सिस्टम नहीं है क्या ये? क्या तुम सच में मेरे साथ खेल रहे हो? प्लीज यार ये क्या कर दिया तुमने? और सिस्टम वहां से गायब हो जाता है और वो अपने सिस्टम को अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में, अपनी शर्ट में, अपने पैंट में हर जगह ढूंढना चालू कर देता है और कहने लगता है आखिरकार मेरी जो हेरिटेज स्वॉर्ड है कहाँ गई? मेरा अनलिमिटेड वेपन कहाँ गया? और मेरे हथियार कहाँ गए सारे के सारे? जल्दी से मुझे कुछ भी रैंडम हिंट्स दे दो यार। आई मीन वेपन दे दो मुझे, बस थोड़ी बहुत फालतू की हिंट दे दी है। क्या ये सिस्टम टूटा फूटा है कि बस इतना ही दे सकता है मुझे? और जब इस तरह की हरकत करते हुए गोश्त इसको देखती है तो वो और ज्यादा घबरा जाती है, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया इस लौंडे का। और कहने लगता है यहाँ तक कि जो इस लड़की के द्वारा मेरे पर अटैक किया गया था उसके सिस्टर इंटरफेरेंस के द्वारा, इंटरफेरेंस के द्वारा ही उसके अटैक को बिना किसी परेशानी के सिस्टम ने रोक लिया था। और तभी जो बात देखने के बाद वो गोश्त और गुस्सा होती है, उससे कहने लगती है कि आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी मुझे इस तरीके से टीज करने की? मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा एक ही चीज से नफरत करती हूँ, उन लड़कों से जो कि मेरे साथ फ्लर्ट करते हैं। और जैसे ही ये गोश्त जियांग ची से ये सब कहने लगी हुई होती है, वो पीछे मुड़कर देखता है और काफी तक घबरा रहा होता है और मन में सोचता कहने लगता है, ओ शिट, ये कुछ ही ओना गोश्त तो वाकई में बहुत ज्यादा एंग्री होती जा रही है। क्या अगर ऐसा हो सकता है कि ये मेरे ना मतलब थोड़ी देर बाद वो मेरे मुंह को भी अपनी तरह बना देगी फाड़ कर? और मैं ऐसा नहीं हो सकता, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोचने में लगा हुआ हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और तभी जो कोचिसे का ओना गोश्त होती है वो उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या मैं सुंदर हूँ? और ये कहते समय वो अपने मुंह को फाड़ देती है। इसका जो मुंह पूरा का पूरा मुंह होता है कान तक वो फट जाता है और जो कि देखने में काफी भयानक और डरावना लग रहा होता है। इसको देखने के बाद तो एक पल के लिए मैं भी डर गया था। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो गोश्त होती है वो ऑलमोस्ट चिल्लाने वाली होती है। तभी इसका हाथ, जो जियांग चेन का हाथ होता है, वो उसके पीठ से होती है उसके गुब्बारों पर फट जाता है और उसे एक रोमांटिक पोजीशन में पकड़ लेता है। जैसे ही वो गोश्त होती है अपने आप को एक रोमांटिक पोजीशन में पाती है तो उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कर क्या रहा है मेरे साथ और ये सब चल क्या रहा है। लेकिन जियांग चेन उसको देखकर वहां पर स्माइल कर रहा होता है और इस तरीके की स्माइल देखने के बाद वह गोश्त लड़की उससे पूछने लगती है, आखिरकार तुम मेरे साथ करने क्या वाले हो और तुम मेरे साथ करने की क्या सोच रही हो? तभी जियांग चेन बस उसे घूरे जा रहा है। जहाँ पर उसको पकड़ने के बाद जियांग चेन मन में सोचते कह लगता है कि एक बार टीचर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम यहाँ पर कुछ समझ सकते हो तो तुम्हें असली चीज का रियलाइज हो जाएगा। और अगर सिस्टम ने मुझे सच में क्लूज दिए और कुछ भी नहीं, तो जो इस सोच से निपटने का जो आंसर है वो इन क्लूज में ही होगा और जो असली कीवर्ड वो इस सेंटेंस में हो सकता है। यहाँ पर बताया गया है कि ये लड़की कभी तो अकेली है और ये किसी और गर्माहट को महसूस करना चाहती है और उसको मिस कर रही है। और मुझे पता है कि एक लड़का होता है वो रेकलेस हो सकता है लेकिन अपनी लाइफ के साथ नहीं खेल सकता। तो सिस्टम मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर ट्रिक नहीं कर रहे हो। और तभी जो जियांग ची होता है वो इमोशंस और रोमांस वाला बड़ा चेहरा बनाते हुए उस गोश्त से कहने लगाता है, हे हनी मेरी बात ध्यान सुनो। पहले एक समय की बात है कि मेरे सामने मेरा पहला प्यार मेरे सामने खड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उस जेन्युइन प्यार को बिल्कुल भी एप्रिशिएट नहीं किया था। जब तक मैंने उस प्यार को खो नहीं दिया था तब तक मैंने उस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया था। लेकिन अगर गॉड मुझे एक और चांस देते हैं मेरे प्यार को पाने के लिए तो मैं उस चांस का फायदा जरूर उठाऊंगा। और इस तरह की बकवास करने लगता है। ये बात सुनने के बाद वो गोश्त गर्ल उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ क्या बकवास किए जा रहे हो और मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो तुम? और तभी जियांग चेन काफी तक घबरा रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और डरते डरते उससे कहने में लगा होता है, क्या तुम पहली नजर के प्यार की बात पर विश्वास करती हो? लेकिन गोश्त को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये कर क्या रहा है। और तभी जियांग चेन डायरेक्टली उस गोश्त गर्ल को किस कर लेता है। इसको देखने के बाद वह गोश्त गर्ल भी कहते शॉक हो जाती है और सोच रही होती है, क्या इस लौंडे ने मुझे किस क्यों कर दिया अचानक से? और जैसे ही जियांग चेन उसे किस करता है तो जो गोश्त गर्ल होती है वो उसने किसी को काफी समय से महसूस मिस करने में लगी हुई थी और किसी को किस करना चाहती थी, ऐसी इसकी इनर इच्छा थी। और जैसे ही जियांग चेन के द्वारा इसे किस किया जाता है तो वो इसे रोक नहीं पाती है और टोटली उस किस का एंजॉय करने लगती है। और एंजॉय करते करते वो भी फोर्सफुली वो भी अपनी इच्छा अनुसार उसको किस करना चालू कर देती है। और तभी थोड़ी देर किस करने के बाद जियांग चेन अपना मुंह उस गोश्त गर्ल से हटाता है और जो गोश्त गर्ल है वो अचानक से होश में आती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ और ये बंदा मुझे किस क्यों कर रहा है। और जियांग चेन ने इस गोश्त गर्ल की इतनी ज्यादा जोर से किस ले ली होती है कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत आती है और वो मुंह उसकी किट से हटाता है और उस गोश्त गर्ल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसका चेहरा भी नॉर्मल हो गया होता है और उसका चेहरा शर्माते हुए लाल पड़ गया होता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा उस गोश्त गर्ल को। और उससे कहने लगती है, आखिरकार तुमने अभी भी मेरे साथ क्या कर दिया? तुम बास्टर्ड कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसी मुझे किस करने की? और तभी जियांग चेन होता है वो मन में सोचते है, इस किस करने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि जब मैंने इसको किस किया था तो इसके मुंह से ब्लड के टेस्ट को छोड़कर एक मीठी मीठी स्वाद भी आने में लगा हुआ था ब्लड का टेस्ट जाने के बाद। तो मतलब इस गोश्त गर्ल का जो किस है भाई वो पता ही स्वीट है। यार वो सब बात की एक्सप्लेनेशन है। तभी जो गोश्त गर्ल होती है वो जियांग चेन के पास आती है और उससे कहने लगती है
मेरा नाम जियाउल यही है, और वह अपना नाम इंट्रोड्यूस कराती है भाई, और वो इस वक्त टोटली लाल पड़ गई होती है और कितनी क्यूट लग रही है। अगर ये आपको क्यूट लग रही है तो लिख के बताना, बताओ बताओ किसको चाहिए। और वैसे वहां से भागते हुए उससे कहने लगती है कि तुम मेरे बदले का मुझे इंतजार करना, इस बात के लिए तुम्हें जरूर रेस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। और जियांग चन उसको देख रहा होता है जाते हुए और सन्नाटे से वहीं खड़ा रहता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और अचानक से इतनी ज्यादा भयंकर तरीके से किस करने के बाद इसका जो चेहरा होता है वो वाकई में देखने लायक होता है। और उसको किस करने के बाद कहने लगता है कि जो कुछ का ओना है उसको जो मुंह में है वो काफी ज्यादा स्वाद है, और इसका किसका जो टेस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे तो। और उसके चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है ये सोचते हुए, और उसके कुछ मुंह से लाल टपकने लगती है, क्योंकि एक नंबर का ठरकी लौंडा जो है, ये लौंडा भी हमारे ही व्यूअर्स की प्रजाति में से आया हुआ है। खैर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक से उसको नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सक्सेसफुली इस हिडन मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था कुछ सके ओना, और इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड दिया जाता है। और रिवॉर्ड के तौर पर ग्रेड एफ की फॉरवर्डन आइटम ब्लड सीजर दिया जाता है, जो कि तुमसे बाउंड हो जाएगी। तभी जो ब्लड सीजर है वहां पर उस पर प्रकट हो जाती है, और जियांग चन उसको देखता है और देखकर मन में सोचते कहने लगता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे एक आइटम मिल जाएगा बस यहाँ पर आते ही, वो भी एक फॉरवर्डन आइटम। भले ही इस आइटम की जो रैंक है वो एफ रैंक है, और हम रैंक्स के बारे में बताए तो आपको पता ही होगा कि ए से एफ रैंक तक के वेपन्स होते हैं। और बताता है कि भले ही ये एक लोएस्ट ग्रेड का वेपन है, लेकिन इसकी जो कीमत है वो लाखों में जा सकती है। लेकिन जो मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा बुरी बात है कि जो वेपन है वो बाउंड है, वो मुझसे कनेक्ट हो चुका है और मैं इसे बेच नहीं सकता। और तभी उस वेपर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है कि ये एक फॉरवर्डन ग्रेड है, वो भी एफ ग्रेड का। और ये फॉरवर्डन डिस्क्रिप्शन ये है कि जो सीजर है इन्हें सिर्फ काटने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और ये आइटम है वो कुछ का ओना के द्वारा यहाँ पर छोड़ा गया है, और किसी के द्वारा इसे ट्रेड भी नहीं किया जा सकता, और किसी को तुम दे नहीं सकते इस आइटम को। और तभी जियांग चन उस वेपन को एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसके हाथों में आने के बाद वो सीजर होती है बड़ी हो जाती है, और मन में सोचते क्या लगता है अच्छी बात है कि मेरे पास एक वेपन आ चुका है। और अब मुझे समझ में आया कि जो मेरा प्रोटोगनिस्ट ऑरा है वो मेरे अंदर मौजूद है, तो चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं यहाँ पर डरपोक जैसी हरकतें नहीं कर सकता। तभी जियांग चन उस हॉस्पिटल की तरफ पहुंच जाता है। तभी जो नोटिफिकेशन आता है कि तुम सक्सेसफुली इस येलो स्प्रिंग हॉस्पिटल में पहुंच चुके हो। तुम्हारा जो मेन टास्क है एक नर्स के तौर पर तुम्हें अपने सभी के सभी पेशेंट का ख्याल रखना है, और टास्क टाइम 7 डेज का है। और तभी उसी सिस्टम की तरफ से कुछ इंट्स मिलती है। पहली इंट्स ये है कि एक अच्छी नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है उसके साथ ही तुम्हें कुछ अच्छे पॉइंट्स भी मिलेंगे, और अगर तुम्हारे जो पेशेंट है वो तुमसे गुस्सा हो गया तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। और रात होने के बाद तुम्हें शांति से अपने कमरे में सो जाना चाहिए, और अपनी आंखें बिल्कुल भी मत खोलना। और इस टास्क की डिफिकल्टी है वह ई है। और तभी जियांग चन उस हॉस्पिटल के अंदर जाते चिल्लाते कहने लगता है कि यहाँ पर कोई मौजूद है इस वक्त। और तभी हमें कुछ हाईएस्ट को दिखाया जाता है, जिसको देखकर जियांग चन सरप्राइज होता है। और तभी हमें एक बड़े बड़े गुब्बारों वाली लड़की को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ की एक हेड नर्स होती है, और वो कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर न्यू कमर हो, और ये तो काफी बवाल लग रही है, बवाल। और कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताना। तभी जो हेड नर्स होती है उससे कहने लगती है अच्छा तो तुम हो जियांग चन, सही कहा मैंने, और तुम्हारा जो आज का मिशन है वह यह है कि तुम आज 4 पेशेंट्स के इंचार्ज रहोगे, और जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होता है रात में तो तुम यहाँ पर अपनी पेमेंट लेने के लिए आ सकते हो। वैसे एक बात बताऊं, जो रूम नंबर 401 में जो फीमेल पेशेंट्स है उसे स्पेशल सर्विस की जरूरत है, तो तुम्हें वहाँ पर सबसे पहले जाना चाहिए और उसको हमको निपटा लेना चाहिए। तभी जियांग चन उस हेड नर्स से पूछने में लगा होता है जरा एक्सक्यूज मी, आप मुझे ये बताइए कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। तभी हेड नर्स वहाँ से चली जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारे काम खत्म होने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा इस सवाल का जवाब, लेकिन तुम में से एक बंदा पहले ही मारा जा चुका है यहाँ पर। भले ही वो जो बंदा मारा गया था वो एक कचरा था, लेकिन उसका जो स्वाद था वो वाकई में बहुत मजेदार था। और इस वक्त हमें पता चलता है कि जो हेड नर्स होती है वो और कुछ नहीं बल्कि में एक गोश्त है, और इस वर्ल्ड में ये इन्हें मिशन दे रही है। और भाई साहब कहीं बवाल लग रही होती है, बवाल। और जो धुआं निकाला है ना ऑथर ने, भाई साहब ये मुंह से इतनी गर्माहट वाला हीट निकाली है ना, उसको मत निकाला करो भाई, बहुत डरावनी लगती है भाई, बंदे दिन पगला जाते हैं इसको देखने के बाद। और जब जियांग चन इसकी ये बातें सुनता है और जो हेड नर्स होती है वहाँ से गाना बजाती है, खुश होती है और चली जा रही होती है, तो जियांग चन मन में सोचते क्या लगता है क्या अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एक बंदा ऑलरेडी मारा जा चुका है। और हेड नर्स की ये बात सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि जो बंदा जो मारा गया था उसे इसके द्वारा खा लिया गया है, लेकिन क्या ऐसा नहीं था कि यहाँ पर जो रिजरेक्शन की जो पॉसिबिलिटी थी उसके बारे में क्या। और तभी वह 4th फ्लोर की बिल्डिंग पर पहुंच जाता है और इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई भी उसे नहीं मिलता, और वो मन में सोच के बोलने लगता है क्या यहाँ पर कोई नर्स की ड्यूटी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और तभी एक बुक उठाता है और देखकर कहने लगता है खैर कोई बात नहीं, इस फ्लोर पर टोटल मिला के 8 रूम है, लेकिन 8 रूम में सिर्फ 4 ही ऐसे रूम है जिन्हें में पेशेंट्स इस वक्त मौजूद है। ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है, तो जो मेरा वर्कलोड है वो आधा हो जाएगा। खैर ये भी अच्छी बात है क्योंकि ये इस मिशन का जो लेवल है वो सिर्फ ई लेवल का मिशन है। और जब इसकी डिफिकल्टी के बारे में सोचो तो सबसे पहले तो मुझे 4 तो एक रूम में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार किस तरह के पेशेंट्स मौजूद है वहाँ पर। और जैसे ही वो रूम नंबर 401 के पास पहुंचता है तो उसका जो दरवाजा होता है वो टोटली खून से रंगा हुआ होता है। इसको देखने के बाद वह भी सरप्राइज होता है और उसका चेहरा देखने लायक होता है और काफी तो गुस्सा हो रहा होता है।
और अपने आप को शांत कराते हुए मन में सोचते कहने लगता है खैर शांत हो जा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। जितना तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड दिखता है उतना ज्यादा है नहीं है ये। और वह जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक अदर वर्ल्ड का सिस्टम होता है इसका, वो उसे सिस्टम हिंट देता है और कहने लगता है कि इस रूम के अंदर जितने भी पेशेंट मौजूद है वो काफी ज्यादा नॉइसी है और जब तुम इस रूम में एंटर करोगे तब तुम्हें एक इंसानी हेड से हिट किया जाएगा। भले ही जो तुम्हें हिट किया जाएगा वो तुम्हारे लिए इतना नुकसानदायक और जो चोट नहीं पहुंचेगी। और जब जियांग चैंग इस हिंट को पढ़ता है तो वो कह लगता है अच्छा तो ये वाकई में सच में एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है, मानना तो पड़ेगा। और तभी अपनी सीजर को निकालता है और एक जोरदार लात मारते हुए उस कमरे की और अंदर घुसते हुए कह लगता है जरा इन पेशेंट्स को देखो तो जरा, जो कि इंसानी हेड को किसी के सर को भी मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है और किसी के सर को सिर्फ अपने मजे के लिए खेल रहे हैं। और तभी एक उड़ता हुआ सर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक होता है। लेकिन जो जियांग चैन होता है इस समय का उसे पहले से पता होता है कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा है और अपनी उस बड़ी सी सीजर से उस इंसानी हेड में एक छेद कर देता है, उसे जमीन पर घुसेड़ देता है। और तभी हम अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो भी यहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं वो ये देखने के बाद कभी शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये क्या चल रहा है। और जो सर होता है वो उस लड़की का होता है जो पीछे दिखाई दी जा रही है और एक छोटी सी बच्ची होती है वह सब देख रही होती है। और तभी जियांग चैन उसको अपनी सीजर से काटने के बाद कहने लगता है किसने कहा था कि इस कमरे के अंदर जितने भी पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा नॉइसी है। ये तो यहाँ पर तो बिल्कुल शांति वाला माहौल बना हुआ है। और तभी जो छोटी सी लड़की होती है वो इस तरीके से जियांग चैन को इसके सर में हेड मतलब इसके सर में अपनी सीजर से छेद करते हुए देखती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए कि आखिरकार इस बंदे की परेशानी क्या है, हम तो बस इसके साथ मजाक करने में लगे हुए थे लेकिन इस बंदे ने तो अपने इस सीजर से ही इसके सर में एक बड़ा सा छेद कर दिया है। और जो लड़का होता है वो मन में सोचते कहने लगता है कि इस बंदे की जो स्ट्रेंज पावर है वो कोई नॉर्मल पावर नहीं है और तो और इस सीजर को देखो ये एक फॉरबिडन आइटम है। तभी जियांग चैन उससे कहने लगता है कि मैं आज से तुम्हारा मतलब आज का तुम्हारा मैं नर्स हूँ और मुझे हेड नर्स से कहा था कि जो 401 रूम नंबर के पेशेंट्स है उनमें से मुझे किसी ने स्पेशल सर्विस के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ है, क्या तुम यहाँ पर खड़े हो सकते हो जिसने भी मुझे बुलाया है। तभी उसके नीचे से आती है आवाज, हे ब्रदर नर्स यहाँ पर मैं ही थी जिसने तुम्हें बुलाया था। और जो इंसानी सर को जिसने जियांग चैन ने अपनी सीजर से उसके सर में छेद किया होता वही ये सब बोलने में लगी हुई होती है। इसकी ये बात सुनने के बाद जियांग चैन क्या लगता है अच्छा तो तुमने मुझे बुलाया था, अच्छा ठीक है मैं अभी तुम्हारे सर से ये सीजर हटाता हूँ पहले। और जैसे ही वो सीजर को हटाने वाला होता है तभी सिस्टम उसे हिंट देता है और उसमें लिखा हुआ था डैम ह्यूमन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सर के साथ इस तरीके से करने के लिए, एक बार तुम इन सीजर को मेरे सर से हटा लो तो मैं तुम्हें जिंदा खा जाऊंगी। और हंसने लगती है। तो हमें पता चलता है कि जो सिस्टम है इसके ख्यालों को बताने में लगा हुआ है जियांग चैन को। और जब जियांग चैन को ये बात पता चलती है तो वो उसके सीजर नहीं हटाता है। इसको देखकर जो लड़की होती है वो उससे कह लगती है ब्रदर आखिरकार तुम इस सीजर को मेरे सर से हटा क्यों नहीं रहे हो, मेरी मदद करो इस सीजर को हटाने के लिए। जब जियांग चैन जैसे इसकी ये बात सुनता है तो वो अपनी सीजर होती है उसे फाड़ देता है, जिसके कारण उसके जो सर होता है उसका सर भी फट जाता है। और इस वक्त ये काफी तो गुस्से में है। और जैसे ही बाकी के जो पेशेंट्स होते हैं ये देखते हैं कि इसका जो सर होता है वो टोटली फट चुका है तो एकदम से डर जाते हैं और चिल्लाना चालू कर देते हैं। तभी जियांग चैन उससे क्या लगता है उफ मुझे माफ कर देना, मुझे ये बात पता नहीं थी कि तुम्हारा जो सर है वो इतना ज्यादा कमजोर होगा और वो इतनी आसानी से तबाह हो जाएगा। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग चैन होता है वो खड़ा होता है अपने सीजर को लेकर उसका सर फाड़ने के बाद। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अभी भी इन पेशेंट को जो शो दिखाया था वो वाकई में काम कर गया और आज से और अभी से जो सारे के सारे जो पेशेंट्स है वो तुमको लेकर काफी डर कर रहेंगे और तुम्हारी हर बात का मानेंगे। और जियांग चैन खड़ा होता है और उन सभी से कह लगता है एक्सक्यूज मी क्या तुम में से किसी को स्पेशल सर्विस की जरूरत है। और वो सभी के सभी पेशेंट काफी डर जाते हैं और चिल्लाते हैं, उससे कह लगता है नहीं हमें किसी भी स्पेशल सर्विस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद जियांग चैन उससे कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी मदद लेना चाहोगी कि तुम्हारे सर को मैं तुम्हारे धड़ में फिट कर दूं तुम्हारी बॉडी के अंदर। ये बात सुनने के बाद वो लड़की डर जाती है और उससे कहने लगती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ये अपने आप कर सकती हूँ। तभी उसके पीछे जो माइक स्पीकर लगा होता है उसमें से आवाज आती है कि रूम नंबर 402 में पेशेंट्स के द्वारा उसे बुलाया गया है नर्स को। ये बात सुनने के बाद जियांग चैन क्या लगता है क्या मुझे एक एडिशनल टास्क मिला हुआ है। और मन में सोचते कहने लगता है कि मुझसे हेड नर्स ने सब कहा था जब मैंने स्टार्टिंग की थी जॉब को, तो हेड नर्स ने मुझसे कहा था कि एक बार मैं अपने टास्क को कंप्लीट कर लूं तो मैं घर पर वापस जा सकता हूं 6 बजे के बाद। और तभी वह एक कमरे के सामने खड़ा हो जाता है और दरवाजे को जैसे ही पकड़ता है तो सिस्टम हिंट लिख के आता है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है। इसको देखने के बाद जो जियांग चैन होता है वो मन में सोचते क्या लगता है आपकी बार मुझे सिस्टम के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी हिंट नहीं दी गई है तो मुझे लगता है कि इसके अंदर मुझे कोई परेशानी नहीं होने वाली। और वह अंदर जाता है और अंदर जाते हुए हाथ लाते कह लगता है कि आखिरकार इस रूम नंबर 402 का जो पेशेंट है बेड नंबर 3 का वह कौन है। और जैसे ही जियांग चैन अंदर जाता है तो हमें एक लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जिसका चेहरा काफी डरावना दिख रहा होता है और ये भी एक गोश्त है और वो भाग रही होती है जियांग चैन की तरफ। देखकर तो ऐसा लग रहा होता है कि जियांग चैन की तरफ ये अटैक करने वाली है, लेकिन जैसे ही वो जियांग चैन के पास आती है तो वो जो लड़की होती है जो गोश्त गर्ल होती है वो उसकी एक किसी चीज की तरफ उसको इशारा कर बता रही होती है किसी चीज के बारे में। लेकिन जो जियांग चैन होता है इस वक्त काफी डर गया होता है इस तरीके से लड़की को देखने के बाद।
और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। और तभी यहाँ पर किसी को उल्टा लटकते हुए दिखाया जाता है और वो आकर उसकी इन दोनों की कन्वर्सेशन के बीच में उनसे कहने लगता है कि ये लड़की जो कहने में लगी हुई ये कह रही है कि जो सामने वाला जो लड़का है वो बहुत ज्यादा शर्मीला है और वो तुमसे मदद मांगना चाहती है, क्या तुम उस छोटे से बच्चे को शांत करा सकते हो। लेकिन जियांग चेन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या ये क्या कह रहा है और तो पूछता है तुम किस बच्चे की बात कर रहे हो। और तभी वे बंदा उल्टा लटकते हुए दिखाया जाता है जो कि अपनी उंगली एक छोटे बच्चे की तरफ दिखाता है। और ये बात सुनने के बाद जियांग चेन उससे कहने लगता है कि तुम इस तरह की परेशानी को खुद ही ठीक नहीं कर सकते क्या। और तभी बंदा उस लड़का उससे कहने लगता है अगर ये काम हम ही कर लेते तो आखिरकार तुम जैसे नर्स की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ती। और जियांग चेन इसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है कि जो भी तुम कहने में लगे हो इस बात में सेंस तो बनता है। मैं बस ये देखना चाहता था कि अगर तुम ये काम करते तो क्या होगा फ्यूचर में, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे की ग्रांडमा नहीं हूँ। और तभी अचानक से उस सिस्टम की तरफ से एक वार्निंग मिलती है जिसमें लिखा हुआ होता है अगर एक नर्स अपना काम ढंग से नहीं करती है तो यहाँ के जो पेशेंट्स है वो अपने नर्स को खा भी जाए तो जो हेड नर्स है वो उनको कुछ नहीं करेगी। और जैसे ही बात जियांग चेन को पता चलती है तो वो कभी शौक हो जाता है और डर के मारे तुरंत जाकर उस बच्चे को उड़ा लेता है और उससे लगता है ये लिटिल ब्रदर तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो बिग ब्रदर है वह तुम्हें अच्छी अच्छी बेड टाइम स्टोरी सुनाने वाला है। और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार इन जैसे गोश्त को लोगों को खाना इतना ज्यादा पसंद क्यों है भाई, कुछ समझ ना आया। और उसे गोदी में खिलाते हुए बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। तभी छोटा सा बच्चा होता है वो अचानक से अपना चेहरा डरावना बुला लेता है और उससे कहने लगता है लेकिन नर्स ब्रदर तुम्हें एक बात मैं बता दूं, मुझे इस वक्त काफी तो भूख लगी हुई है और जो बेड टाइम स्टोरी तुम सुनाने में लगे हुए हो वो बहुत ज्यादा बुरी हुई तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। तभी जियांग चेन उससे क्या लगता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो बच्चा होता है ये इसकी ये बात सुनने के बाद मन में सोचते कहता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा शांत है। और तभी जियांग चेन उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें एक गोश्त स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक समय की बात है कि किसी एक जगह पर 4 बेबीज रहा करते थे जिनके सर पर एंटीनास लगे हुए थे। और इतना कह ही पाता होता है तभी जो बच्चा होता है वो अपने गोश्त वाले मोड को ऑन कर लेता है और उसका मुंह बहुत बुरी तरीके से फट जाता है और वो जियांग चेन पे अटैक करते हुए लगता है कि तुम्हारी स्टोरी तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी है, अब मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही और मुझे बहुत ज्यादा भूख भी लगी है। और तभी हमें उधर से खून निकलते हुए दिखाया जाता है और जो खून होता है वो किसी और चीज का नहीं होता बल्कि उस बच्चे का ही होता है क्योंकि जैसे ही ये बच्चा अपने मुंह को फाड़ता है जियांग चेन को खाने के लिए तो जो जियांग चेन होता है अपना फॉरबिडन सीजर होती है वो उसके मुंह में पेल देता है। और तभी जियांग चेन भी अपना सबसे ज्यादा डरावना रूप से दिखाता है और उससे कहने लगता है हे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि अगर कोई स्टोरी सुनाने में लगा हुआ है तो उसके बीच में तुम्हें दखल नहीं देनी चाहिए। और इस तरीके से वह सीन वहीं पर खत्म होता है। तभी नेक्स्ट सीन हमें हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हुए कहने में लगे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा था जो वांग वेई थे उसके पेशेंट्स ने उन्हें ही खा लिया वापस से। और तुम्हें दूसरी लड़की कहने लगती है कि जिस पेशेंट के लिए मैं काम करने में लगी हुई है सिर्फ उसकी हाफ बॉडी है। और दूसरी लड़की उससे कहने लगती है मुझे इस काम को 1 हफ्ते तक करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि मैं और तक इस काम को झेल पाऊंगी। और तभी जियांग चेन भी आ जाता है इस तरह की सभी की हालत देखता है तो और उससे कहने लगता है खैर जैसा कि मैंने उम्मीद की थी यहाँ की जो हालत है वो वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और हमारे जो पेशेंट है उन्होंने तो मुझसे अपनी गोश्त स्टोरी सुनने के लिए फोर्स किया था। और तभी अचानक से जो लड़के लोग होते हैं उनमें से कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो हमारी हेड नर्स है वो यहाँ पर आ गई है। तभी इनमें से एक लड़का जब हेड नर्स की तरफ देखता है तो उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है क्योंकि जो हेड नर्स होती है वो अपने बड़े बड़े गुब्बारे हिलाते हुए वहाँ पर आ रही होती है जो कि देखने में कभी बवाल लग रही होती है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। और तभी एक लड़का उसके पास आता है और उससे कहने लगता है हेड नर्स तुमने काफी अच्छा काम किया। और जैसे ही वह लड़का हेड नर्स के पास आता है तो जो हेड नर्स होती है वो उसकी खोपड़ी उड़ा देती है एक बार एक झटके में ही और वह लड़का वहीं पर मारा जाता है। लगता है कि हेड नर्स का जो दिमाग है वो इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। और जैसी बाकी जो लड़की होती है वो कहीं देखकर डर जाते हैं और हेड नर्स उनसे कहने लगती है कि तुम में से काफी ज्यादा लोगों ने अपने टास्क को कंप्लीट नहीं किया है और जितने भी पेशेंट्स है वह सभी के सभी लोग शिकायत करने में लगे हुए हैं, तुम सभी के सभी लोग 1 नंबर के यूजलेस हो। और वह सभी की सैलरी देने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी आज की उसी के बेस पर तुम्हें सैलरी मिल रही है। यहाँ पर हर फ्लोर पे एक वेंडिंग मशीन मौजूद है तुम्हारे लिए और जो सैलरी तुम्हें मिल रही है पॉइंट्स के तौर पर उन पॉइंट का इस्तेमाल कर तुम वहाँ पर अपने लिए खाना पानी खरीद सकते हो और वेंडिंग मशीन में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा तुम्हारे लिए। और हेड नर्स वहाँ से सबकी सैलरी देने के बाद जाने लगती है और कहने लगती है कि यहाँ पर जितने भी बच्ची कुछ नर्सेस हैं वह सभी के सभी लोग अपने अपने फ्लोर के वेटिंग एरिया में पहुंच जाएंगे रात होने से पहले। और जनितर तुम मेरे साथ आओ, तुम्हारा जो बेडरूम है वो ग्राउंड फ्लोर पर है। और तो और मैं तुम्हें एक बात पहले से बता देती हूँ और तुम्हें वार्न करना चाहूंगी कि जब रात हो जाए तो तुम सभी के सभी लोग अपने बेड में घुस जाना शांति से और किसी भी प्रकार की तुम्हें आवाज सुनाई देती है तो तुम अपनी आंखों को नहीं खोलना। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हें इसका रिस्क की जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी और खुद ही तुम्हें इसका रिस्क झेलना पड़ेगा। और तभी यह बात कहते हुए वो हेड नर्स मारते चली जाती है और कुछ लोगों को हमें वेंडिंग मशीन से खाना और पानी निकालते हुए दिखाया जाता है। और जब जियांग चेन अपना खाना पानी निकालता है और उसको देखकर कैलकुलेशन करता है और उससे कह लगता है कि हमें आज की सैलरी के तौर पर हमें 100 पॉइंट्स मिले हैं।
और उनमें से हमें खाना पीना खरीदने के लिए 30 कॉइन्स खत्म भी हो गए हैं। ये तो वाकई में बहुत एक्सपेंसिव चीज है। तभी जो जियांग चेन होता है वो इस बारे में सोच रहा होता है, तो सामने उस वेंडिंग मशीन में एक टॉर्च लगी होती है और क्या लगता है ये फ्लैश लाइट यहाँ पर क्या कर रही है। खैर इस बारे में भूल जाओ, सबसे पहले ओबिडेंटली अपना खाना खा लो शांति से और सोने के लिए अपने बेड पर चले जाओ, तो ये बेटर रहेगा मेरे लिए। वैसे भी सुबह सुबह हम सभी के सभी लोग 6:30 बजे वापस से इकट्ठे तो होंगे ही। और जैसे ही जियांग ची सोने के लिए चला जाता है तो तभी वो एक अपने सपने में घुस जाता है और वह सपने में अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर बना हुआ है। और उस टावर के दरवाजे के सामने खड़ा होते हुए वो कहने लगता है कि आखिरकार इस मंथ में कितनी बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है जब मैं सेम प्लेस पर सेम ड्रीम में हमेशा आ जाता हूँ और इसी जगह के बारे में मैं सपने देखने में लगा हुआ हूँ। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा होता है और उसको ओपन करने की कोशिश करता है और क्या लगता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मैं इस दरवाजे को खोल पाऊंगा, लेकिन वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाता है। तो वो वहीं पर लेट जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम मुझे सपना दिखाने में तो लगे हुए, लेकिन मुझे इस दरवाजे को खोलने की परमिशन तो दे ही नहीं रहे, क्या तुम सच में मेरा मजाक बनाने में लगे हुए हो। और वो वहीं पर लेट जाता है। खैर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर सो जाऊँ तो यही मेरे लिए बेटर रहेगा। और तभी हमें इसे रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है, I mean, उस मिस्टीरियस वर्ल्ड में भी तो है। और वो अपने बेड पर सोने में लगा हुआ है और जिस वक्त वो सोने में लगा हुआ होता है तभी उसके कमरे में कुछ अजीब सी चीज दिखाई जाती है जो कि काफी तो डरावना होता है। और वह वही लड़की होती है, मतलब गोश्त गर्ल होती है, गोश्त गर्ल। इसका सर पूरी तरीके से मुड़ा हुआ रखा होता है जो कि देखने में काफी तब भयानक और काफी डरावनी लग रही है। इसको देखने के बाद हमारे व्यूअर्स जरूर डर गए होंगे। और इसी तरीके से उसका पहला दिन गुजर जाता है। तभी नेक्स्ट डे पे सुबह के 6:30 बजे दिखाया जाता है हमें। यहाँ पर सभी के सभी लोगों को बिल्कुल भी नींद नहीं आई हुई होती है और सभी के सभी लोग आधी नींद में जागे हुए होते हैं और सभी चिल्ला चिल्ला कर कहने में लगे हुए होते हैं कि कल रात को मुझे बिल्कुल भी ठीक से नींद नहीं आई थी, क्योंकि जैसे ही मैंने सोने की वहां पर कोशिश की थी तो कोई ना कोई चीज वहां पर मेरे कमरे में आ गई और दीवारों पर आवाज करना चालू कर दिया था, जिसके कारण मुझे वहां पर नींद नहीं आ पाई थी। तभी एक लड़का आता है और उससे क्या लगता है कि तुम इस तरीके से बातें करना बंद करो। जो मेरी डेड ग्रैंड मदर है वो रात के समय पर मेरे बेडिंग के टाइम पर, मतलब मेरे पलंग के बगल में बहुत चिल्लाने में लगी हुई थी पूरी की पूरी रात भर। और तभी ये जियांग ची होता है, वो इधर उधर देखता है तो उसको देखकर कहने लगता है यहाँ पर से देखकर तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर पहले के मुकाबले में जो लोग हैं वो कम हो गए हैं। एक तरफ तो बाकी जो लोग होते हैं उनकी नींद ढंग से पूरी नहीं हुई होती है और एक तरफ जो जियांग चेन होता है जिसने बढ़िया आराम से नींद ली है। और तभी वो वासियां लेने में लगा हुआ होता है। तभी एक लड़की आती है अपने गुब्बारे हिलाते हुए उसके पास और उसको बुलाती है जियांग ची। और जो लड़की होती है वो अपने शर्ट के बटन को खोलकर लाती आती है उसके पास और उससे क्या लगती है, क्या तुम मुझे अपने 50 कॉइन्स उधार दे सकते हो। इससे हमें पता चलता है कि ये जियांग ची का फायदा उठाना चाहती है। और भाई जिस तरीके से अपने ड्रेस को यहाँ पर पहनकर आई है ना, साफ साफ पता चलता है ये लूट कर ले जाना चाहती है और कुछ नहीं। और क्यूट सा चेहरा बनाने की कोशिश करती है ताकि इसका पैसे को इससे हासिल कर लिया जाए। खैर मैं ज्यादा डीपली इंफॉर्मेशन में तो नहीं जाने वाला, पर ये उससे 50 कॉइन मांग रही है, मतलब 50 पैसे रुपए जो भी है कॉइन के सामने होती है इसकी करेंसी, तो वो 50 कॉइन मांग रही है, सीधी बात है। वैसे बड़े बड़े तो है गुब्बारे, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था कि वे लड़की जब जियांग ची को इस तरीके से देखती है तो वो मन में सोचते कह लगती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने कल रात को कुछ ना कुछ डरावना और अजीब सा महसूस किया था। लेकिन जियांग चेन को देखो जरा, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से ठीक है और इसे कुछ भी कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ी कल रात को। इससे तो सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि जियांग ची के पास कोई ना कोई ट्रेजर है इस वक्त। और तभी वह लड़की जियांग ची का हाथ उठाकर अपने गुब्बारों पर रख लेती है और इसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। उससे कहने लगती है कि मुझे कल रात को सिर्फ कल के काम के बदले मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 कॉइन्स मिले थे जिन्हें मैंने पानी खरीदने में निकाल दिया और खर्च हो गए पानी में, जिसके कारण मुझे अभी भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला कल से। और जैसे ही जियांग ची का हाथ अपने गुब्बारों पर रखती है तो जियांग ची कभी देखकर शौक हो जाता है और मन में सोचते कह लगता है क्या ये लड़की तो जिया से सही कहा ना, तो आखिरकार ये मुझसे पैसे क्यों उधार लेना चाहती है। यहाँ पर जो जियांग ची होती है वो अपने अपने बड़े बड़े गुब्बारों का इस्तेमाल कर रही होती है पूरे तरीके से सीड्यूस करने के लिए, जिसके लिए वो उसके हाथों को अपने गुब्बारों में फंसा फंसा कर रगड़ कर उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। और उससे कहने में लगी हुई होती है क्या तुम अपने कुछ पॉइंट्स मुझे उधार दे सकते हो और उसके बदले में तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस आधे से लोग तो ज्यादा समझ गए होंगे कि अगर कहने का तरीका क्या है और क्या कहना चाहती है। तभी जो जियांग ची होता है वो पीछे करके देखता है तो जो हेड नर्स होती है वो ऊपर पहुंच जाती है और इस मौके का फायदा उठाते है उससे जियाव से कहने लगता है कि जो हमारी हेड नर्स है वो यहाँ पर आ चुकी है तो हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। और मन में सोचते कह लगता है कि जो यहाँ पर मुझे 7 दिन काम करना है और 7 दिन काम करने के दौरान मुझे सिर्फ 700 ही कॉइन्स कमा सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा। और ऐसा करने के पीछे और ऐसा रूल सेट करने के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, क्योंकि उस वेंडिंग मशीन में वहां पर फ्लैश लाइट जो रखी थी जिसका जो प्राइस थी वो 500 कॉइन्स थी। खुद मेरे पास इतने कॉइन्स नहीं बचे हुए हैं कि मैं इसे उधार दे सकूं। तभी जो हेड नर्स वहां पर आती है और सभी लोगों को एक फाइल दिखाती है और उनसे कहने लगती है कि यहाँ पर 5 लूजर्स थे
जिन्होंने मेरी दी हुई एडवाइस को बिल्कुल भी नहीं माना। और मैंने तुम सभी को पहले ही फोन कर दिया था कि तुम रात को सोने के बाद बिल्कुल भी अपनी आंखें मत खोलना, लेकिन उन्होंने मेरी बात को माना नहीं। खैर भूल जाओ इस बारे में। तो आज का जो काम है हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए, और जिसे भी तुम्हारा टास्क मिल चुका है वह सभी के सभी लोग अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए जा सकते हैं। तभी हमें जियांगची को रूम नंबर 403 में दिखाया जाता है, और वो उस रूम के दरवाजे के सामने खड़े होकर घबराने में लगा हुआ होता है और मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है कि जो आज का मेरा जो टास्क है उस टास्क में मुझे रूम नंबर 403 का जो पेशेंट है उसे मेडिसिन पहुंचानी है। और वो उस समय के सीन को बताया जाता है जहाँ पर रूम नंबर 401 के जो पेशेंट है उससे सारी की सारी जानकारी इकट्ठी की थी इसने रूम नंबर 403 के पेशेंट्स के बारे में, जहाँ पर जो लड़की होती है जिसका सर इसने फाड़ दिया था वह उसे बता रही होती है कि तुम रूम नंबर 403 के पेशेंट्स के बारे में बात कर रहे हो ना, हम एक दूसरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से तो नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ पर जितनी भी नर्स काम करने के लिए आई है और जो भी नर्स मारी गई है और जितने भी गोश्त के द्वारा उन्हें खा लिया गया है उनमें से सबसे ज्यादा रूम नंबर 403 और रूम नंबर 404 के द्वारा ऐसा किया गया है। खैर हम भी नर्स को खाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, सिर्फ थोड़ा सा। तभी वह 402 में जाकर पूछता है तो जो उल्टा लटका बनता होता है वो उससे लगता है मुझे 403 नंबर के पेशेंट के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो लास्ट नर्स यहाँ पर आई थी उसने उसका हाथ खा लिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मुझे कुछ मीट मिल जाए, बचा कुछ ऐसा ही। तभी हमें जियांगचिन को दिखाया जाता है जो कि ग्लास में कुछ पकड़ा हुआ होता है और सिस्टम हिंट उसे दी गई होती है कि यहाँ, और सिस्टम हिंट के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि यहाँ तक इस तरह की जो मेडिसिन है, ऑफकोर्स सी बात है कुत्ता भी इस मेडिसिन को ना खाए, लेकिन अगर इस मेडिसिन में थोड़ी सी कॉफी और ब्लड मिला हो तो ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ तक कि तुम टूटे फूटे गिलास भी डाल दो तो भी वो खा जाएगी। और उसकी जो ड्रिंक होती है उसके हाथ में जो गिलास पकड़ा हुआ होता है उसमें कॉफी डली हुई होती है और टूटे हुए ग्लासेस डले होते हैं और जैस्मिन डली होता है कुछ थोड़ा बहुत। और जियांगची इस सिचुएशन को सोचते हुए मन में सोचते कहने में लगा होता है कि जैसा कि मुझे रूम नंबर 401 और रूम नंबर 402 से जो रिएक्शन मिला है उस रिएक्शन को देखकर ऐसा लगता है कि रूम नंबर 403 और 404 के जो पेशेंट्स है वो उसे झेलना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि मैं ज्यादा केयरफुल रहूं यहाँ पर। और वो अंदर का दरवाजा खोलता है और अंदर आकर कह लगता है हेलो, मैं आपका ऑर्डर आपके पास लेकर आ चुका हूँ। और वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है और जियांगची जब उसकी मेडिसिन उसे देता है तो मन में सोचते कह लगता है कि इस चीज को हासिल करने के मुझे कॉफी पैक को हासिल करने में मुझे 50 कॉइन का इस्तेमाल करना पड़ा। आखिरकार ये इस मेडिसिन को जाकर खुद ही क्यों नहीं खरीद लेती है, मेरे पैसे क्यों खर्च करवाती है, समझ नहीं आता। और वो ग्लास को उस लड़की के सामने रखता है तो हमें लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक टोटली वैम्पायर होती है और 2 दांत उसके बाहर निकले होते हैं और वो एक बुक रीड कर रही होती है। तभी जियांगची उसके पास आता है और उससे लगता है कि तुम अपने मेडिसिन को एंजॉय कर सकती हो। और जियांगची मन में सोचते कह लगता है कि बहुत शुक्र, भगवान का शुक्र है कि मेरे पास काफी मात्रा में पैसे बचे थे, वरना मुझे अपने ही खून का इस्तेमाल करना पड़ता है इस मेडिसिन को बनाने के लिए। और जो लड़की होती है वो उस ग्लास को उठाकर उस मेडिसिन को खाना चालू करती है और अपने जीभ से थोड़ा सा चाटती है और जैसे ही वो उसको चाटती है तो अचानक से वो शॉक हो जाती है और कहने लगती है ये स्मेल तो कतई बहुत ज्यादा टेस्टी है। और वो डड़ा करके एकदम से सारी की सारी मेडिसिन को पी जाती है बिना किसी परेशानी के। इससे पता चलता है कि जियांगची की बनाई गई जो मेडिसिन थी वो काफी ज्यादा टेस्टी थी। ये मेडिसिन इस पेशेंट को काफी ज्यादा पसंद आई और जब इस तरीके से जियांगची इसको मेडिसिन पीती है वो देखता है तो वो कतई डर जाता है, शौक हो जाता है और उसके पिछले छूटने लगते हैं। और जब वो वैम्पायर उस पूरी मेडिसिन को पी लेती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और काफी ज्यादा सेटिस्फाई होती है और उससे कहने लगती है कि जो ड्रिंक थी काफी बहुत ज्यादा टेस्टी थी, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग थी और बहुत ज्यादा डिलीशियस थी। उसका चेहरा टोटली लाल पड़ जाता है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसके हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए हो। भाई इस तरह की हरकतें मत किया करो, हमारे व्यूअर्स बिगड़ जाएंगे। और इस ड्रिंक को पीने के बाद अपनी जेब से कुछ पैसे निकालती है और उससे कह लगता है कि मुझे ये जो ड्रिंक थी वो वाकई में बहुत ज्यादा मजेदार लगी और ये पैसे रख लो आज से और हमेशा से। आपसे जब भी तुम मेरे पास आओ तो मुझे ये कॉफी का कप जरूर देकर जाना। और ये बात देखने के बाद जियांगची कभी खुश होते हैं, उससे क्या लगता है कोई बात नहीं और आपका जो गिफ्ट है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वो पैसे कितना चालू कर देता है और वो उस पैसे को लेने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे कहने लगता है ये गिफ्ट तो मुझे एक अमीर लड़की के द्वारा दिया गया है। ये फीलिंग तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी होती है जब कोई अमीर लड़की तुम्हें इस तरीके से गिफ्ट दे रही हो। तो आप बताओ गाइस, आपको किसी अमीर लड़की से गिफ्ट मिला है क्या? और तभी वो उस पैसों का इस्तेमाल करते हुए 2 पैक्स खरीदता है फ्रेंच फ्राइज के और मिनरल वाटर की एक बोतल खरीदता है और बिस्कुट के कुछ पैकेट खरीद लेता है और उसी पैसों से एक फ्लैश लाइट खरीद लेता है जिसकी कीमत 500 कॉइन होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्यों, लेकिन मैं चलो इसे पहले बाय कर लेता हूँ। और तभी तो सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें मुबारक हो कि तुमने एक स्पेशल आइटम फ्लैश लाइट को खरीद लिया है और तुमने चैलेंज मिशन को भी अनलॉक कर लिया है कि ब्लडी नाइट में सोरफुल क्राई, किसी की रोने की आवाज आती है ना, उस बात का कुछ मिशन है। जिसको सुनने के बाद वो टोटली कंफ्यूज होता है, शॉक होता है और वो कहने लगता है क्या चैलेंज मिशन। और वो अपने इस मिशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोच ही रहा होता है। तभी वह लड़की होती है जियाओ, वो जल्दी उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, इसका नाम ली जियाओ ही था। तभी वो भागते हुए जियांगची के पास आती है, चिल्लाते कह रही होती है जियांगची मेरी मदद को, यहाँ पर एक मॉन्स्टर मेरा पीछा करने में लगा हुआ है और उसने मेरे राइट हैंड पर
चोट भी पहुंचा दी है और काफी तक घबरा भी हो रही होती है ये लड़की और उससे कह रही होती है अगर तुम मेरी जान बचा लेते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जो चाहे तुम मेरे साथ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही जियांगची के पास ज्यादा पहुंचती है तो वो एक कनपट्टी में खोज खींच कर एक थप्पड़ मारता है, जिससे कारण जो जियांगची होती है वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और सोचे लगती है आखिरकार इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और दूर जाकर गिरती है और वो गुस्से में खड़ी होती है और वो जियांगची से कह लगती है कि हम लोग जियांगची क्या हम लोग क्लासमेट नहीं है, तो आखिरकार तुमने मुझे क्यों मारा। जियांगची उससे कह लगता है क्लासमेट मेरे सामने इस तरीके से प्रिटेंड करने की नौटंकी मत करो, मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि जिस ट्रिक का तुम मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने में लगी हुई हो मैंने ऑलरेडी इसका पता लगा लिया है। और शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगी कि जो ली जियाजो असली वाली उसके गुब्बारों पर एक बहुत बड़ा तिल बना हुआ है ब्लैक कलर का, और जब भी तुम नेक्स्ट टाइम मुझ पर अटैक करने के लिए आओ तो प्रोफेशनल की तरह तैयारी कर आना, इस बात को याद रखना। तो भाई लौंडा इतना ठरकी है कि उसने एक झलक में ही मतलब एक बार देखने पर ही जियाजो को पता लगा लिया कि इसके गुब्बारों पर एक तिल था। और जियांगचन उस लड़की की तरफ देखते हुए मन में सोचते कहने लगता है, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक एफ रैंक की मिस्ट्रीज है, आई मीन एफ रैंक की घोस्ट है, ये तो काफी बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, मेरे ट्रेनिंग करने का समय आ गया है। और कहता है उससे कि सिचुएशन देखकर ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर एक बड़ी फाइट का सामना करना ही पड़ेगा, चलो आ जाओ, चलो थोड़े से मजे करते हैं। और तभी जो घोस्ट होती है वो अपने हंसी चेहरे में आ जाती है और देखने में काफी भयानक और डरावनी लग रही होती है और उससे कह रही होती है, अच्छा हंसते हुए कहती है अब तुमने मुझे पता लगा ही लिया है और तुम देख सकते हो कि मैं आखिरकार कौन हूँ, तो अगर ऐसी बात है तो तुम आज रात को मेरा शिकार बनोगे। लेकिन जो जियांगची होता है वो कहाँ हार मानने वाला, उसके पास तो एक फॉरबिडन आइटम होता है, वो मिस्टीरियस सीजर, और वो उस सीजर को निकालकर उसकी गर्दन में पेल देता है। जो गोश्त होती है वो देखकर कभी सरप्राइज हो जाती है और उससे कह लगती है जरा एक मिनट रुको, रुको 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 रुको। तभी जो जियांगची होता है उस स्वॉर्ड को उसकी गर्दन में बार बार घुसेड़ता है निकालता और उससे कह लगता है क्या तुमने वह कहावत के बारे में नहीं सुना हुआ है कि जो विलन सबसे ज्यादा बकवास करता है वही बहुत ज्यादा बुरी मौत मरता है। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता हुआ है कि अगर तुम्हें किसी को अटैक करना है तो तुम्हें चुपके से अटैक करना चाहिए, इससे कि पहले कि तुम यह समय काफी ज्यादा लेट हो जाए। तभी जियांगची उससे क्या लगता है कि तुम इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मारी जाओगी, चाहे मैं तुम पर कितना भी अटैक कर लूं चिंता मत करो। और जो गोश्त लड़की होती है वो कतई बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है और उससे कह रही होती है रुक जाओ यार प्लीज माफ कर दो, तुम चीटिंग कर रहे हो, मैं नहीं खेल रही, तुमने मुझ पर चुपके से अटैक किया था प्लीज प्लीज, और खांसते हुए भीख मांग रही होती है यार प्लीज अब तो माफ कर दो, इतना मार दिया तुमने मुझे। और इसी तरीके से 6 बज जाते हैं और नाइट के समय में जो हेड नर्स होती है वो सभी की सैलरी देती है, जिसको देखकर जियांगची की जो लाट पकड़ लगती है सैलरी देखने के बाद। और हेड नर्स उससे कहने लगती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है आज, ऐसा ही करते रहना। और जहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो जियांगची को इस तरीके से काम करते हैं काफी ज्यादा जल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का कह लगता है शिट जियांगची को देखा तो इसे अच्छे ज्यादा रिवॉर्ड मिले और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट भी मिले बोनस के तौर पर। और वो जो जलने वाला बंदा होता है वो कह लगता है हे भगवान इस बंदे तो मैनुअल भी नहीं पढ़ाता, तो आखिरकार इसे इतने ज्यादा क्रेडिट पॉइंट कैसे मिल रहे हैं। और तभी जो एक लड़की होती है उसकी ये बहादुरी देखते हुए कह लगती है काश मैं उम्मीद करती हूँ कि जियांगची वो मेरे साथ काम करे। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और वो बंदा और कोई नहीं होते बल्कि मैं क्लास प्रेसिडेंट ली जिया होता है। और जो ली जिया होता है वो सभी को अटेंशन अपनी तरफ खींचता है और उससे क्या लगता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे जो मिशन है वो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, तो मैं अर्ली स्टेज में ही आप सभी को कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा सिर्फ आज सेकंड डे है और हमारे इस सेकंड डे में कुछ ही स्टूडेंट बचे हुए हैं और आप सभी का क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ अगर हम सभी लोगों ने मिलकर काम नहीं किया यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि हम में से ज्यादा लोग सर्वाइव कर पाएंगे। हमारे फ्यूचर में ही हमें पैसा, इज्जत और पावर मिलेगी। अगर हमें ये सब चाहिए और हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख दें तो हमें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। और वो अपनी एक स्वॉर्ड निकालता है और उससे उन सभी से कह लगता है कि मुझे एक स्वॉर्ड मिली है यहाँ पर, मुझे पता है कि ये स्वॉर्ड एक फॉरबिडन आइटम तो नहीं है, लेकिन अगर इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ गोश्त से फाइट करें तो वो उन्हें थोड़ी बहुत चोट जरूर पहुंचा सकता है। और यहाँ पर कुछ बात है फ्लैश लाइट को लेकर भी, लेकिन उस फ्लैश लाइट को हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम उसे बाय करने में कामयाब रहेंगे। तो मैं आप सभी को एक प्रपोजल देना चाहता हूँ कि हम किसी तरीके से सभी के सभी लोग मिलकर इतने कॉइन्स इकट्ठे कर लें कि हम उस फ्लैश लाइट को खरीद सकें और उन सभी के सभी कॉइन्स को कलेक्ट कर लें। और जियांगची जब इसकी बातें सुनता है तो मन में सोचते क्या लगता है कि जो भी सब करने में लगा हुआ है उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ये इस बात का पता लगाना चाहता है कि जो हेड नर्स है वो आखिरकार उसने मेरी तारीफ क्यों की और बाकी के जितने भी लोग हैं उन सभी के स्ले कॉइन्स को फ्री में ले लेना। ये तो वाकई में काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और तभी जियांगची उससे लगता है क्लास प्रेसिडेंट अगर आपके पास कुछ भी मेरे इंफॉर्मेशन वाली कोई बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। और तभी क्लास प्रेसिडेंट उससे कहने लगता है जियांगची मैं तुम्हें सच सच बताऊँ तो हम मिलकर काम कर सकते हैं। अगर तुम किसी प्रकार से किसी भी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाओ तो तुम मुझे 7th फ्लोर पर आकर मिल सकते हो, मेरे पास स्वॉर्ड है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और तभी जियांगची हाथ लाते माथे चला जाता है और उससे लगता है अच्छा ठीक है मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। और जियांगची अपने रूम में पहुंच जाता है और वो उस चैलेंज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चालू कर देता है और कहने लगता है कि इस चैलेंज का जो नाम है वो सोरोफुल क्राई ऑफ द ब्लडी नाइट है। और तभी हमें उसे फ्लैश लाइट के स्पेशल एबिलिटीज के बारे में बताया जाता है कि जो फ्लैश लाइट है इसका इस्तेमाल तुम डार्कनेस और शेडोज को डिस्प्ले करने में कर सकते हो, डिस्पेल। और रात में ट्रेवल करने के लिए ये आइटम आपके पास कंपलसरी होना जरूरी है, ये आपकी सलाह है।
और तो और इस आइटम का इस्तेमाल सिर्फ 3 घंटे तक ही किया जा सकता है। और जियांग चेन इसको देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि इस बार का जो टास्क ट्रिगर किया गया था फ्लैश लाइट को पाने के बाद, तो ये टास्क मुझसे कहना चाहता है कि मैं रात के समय में इस फ्लैश लाइट को लेकर बाहर निकलूं ताकि मैं इस टास्क के क्लूज का पता लगा सकूं। भले ही जो नर्स थी उन्होंने मुझे मना किया था कि रात के समय पर इधर उधर नहीं घूमना है, लेकिन अब मेरे पास मेरा जो फॉरबिडन आइटम है और तो और मेरे पास सिस्टम ही मौजूद है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई रीजन नहीं बचता है कि मैं पूरा समय यहीं पर गुजारूं। और तो और फर्स्ट मिस्ट्री चैलेंज है, उसका जो रिजल्ट है वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इसके फर्स्ट प्लेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरे लिए फ्यूचर में जो फर्स्ट प्लेस है, मतलब एक सीट है कॉलेज के लिए, वो गारंटेड हो जाएगी। भले ही मेरे जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स है वो कम हो जाएंगे और मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेता हूँ तो यहाँ के इस दुनिया के मतलब रियल वर्ल्ड के जितने भी फेमस कॉलेजेस हैं वो मुझे हासिल करने के लिए मेरे पास खुद चल कर आएंगे। ये कहना मेरे लिए गलत नहीं होगा कि अगर मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा, उस रास्ते पर चल पड़ूंगा। हाँ, मुझे ये भी पता है कि अगर मैं दूसरों के साथ कोऑपरेट करता हूँ तो वह भी एक सॉल्यूशन है, लेकिन एक बात याद रखना, यह वर्ल्ड एक मिस्टीरियस वर्ल्ड है और सभी के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो किसी के साथ अगर मैं कोऑपरेट करता हूँ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और मेरे ऑप्शन में नहीं आता, और ये अच्छा ऑप्शन भी नहीं है। वैसे तो आखिरकार जो प्रेसिडेंट था वो एक अच्छा बंदा नहीं है। चलो सबसे पहले सो जाते हैं और पता लगाते हैं कि रात को क्या होने वाला है, और इसी तरीके से 10 बज जाते हैं और अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जियांग चेन सो जाता है और उसकी आंखें खुलती है और उठता है और कहने लगता है मैं ऑलमोस्ट सो ही गया होता। और जैसे ही वो जगता है तो उसे अजीब अजीब प्रकार की आवाजें आने लगती हैं। यहाँ पर बाहर से आवाज आने में लगी हुई थी कि ये कोई इनपेशेंट रूम है क्या, और जैसे भी अपने रूम पर जाकर देखता है तो उसका जो रूम की कंडीशन होती है वो टोटली डिफरेंटली बदल चुकी होती है। जैसा दिन में दिखाई देती थी वैसी नहीं दिखाई दे रही है समय पर, जिसको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और क्या लगता है ये जगह क्या, ये जो बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, वो सच में इस तरीके से दिखाई देती थी। और इसको देखने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और तभी वह उस फ्लैश लाइट को जलाता है जिसका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और उस फ्लैश लाइट को जलाने के बाद मन में सोचते क्या लगता है कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, पता नहीं क्यों, कि इस बार का जो मिशन वो काफी ज्यादा डेंजरस होने वाला है मेरे लिए, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर उस दरवाजे को जोरों जोरों से खटखटा रहा है, और वो उस दरवाजे के होल में से बाहर की तरफ देखता है और कहने लगता है कोई तो है इस दरवाजे के बाहर। और जैसे ही देखता है तो उसे बड़ी बड़ी आंखें किसी की दिखाई देती हैं, जिसको देखने के बाद वह डर जाता है और उसमें से और ज्यादा तेजी से किसी की चिल्लाने की आवाजें आने में लगी होती है और बाहर से कोई चिल्ला रहा होता है जियांग ची दरवाजे को जल्दी से खोलो, कोई मेरा पीछा करने में लगा हुआ है। और इस तरीके की आवाज सुनने के बाद मन में सोचते जियांग ची क्या लगता है कि जो आवाज बाहर से आने में लगी है वो लुओ वेंग की नहीं है, लेकिन वह बंदा तो काफी ज्यादा शांत बंदा है, तो आखिरकार ये ऐसे कैसे चिल्ला सकता है। और बाहर से आवाज आ रही होती है जियांग ची जल्दी दरवाजा खोलो 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 दरवाजा खोलो। और जियांग जी जब इस तरीके की आवाज सुनता है तो मन में सोचते कह लगता है मैं इस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोल सकता, मुझे ये नहीं पता है कि दरवाजे के बाहर क्या हो सकता है। और तो और मेरे पास सिर्फ एक ही चांस बचा हुआ है रिस्टार्ट करने के लिए मेरे पास रिस्ट्रक्शन के द्वारा, और अगर मैंने यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी कर दी तो इसकी जो चोट है वो सिर्फ मैं ही हटाऊंगा, अपने आप को हट करूंगा और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कई सारे चेहरे होते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहने में लगे हुए होते हैं प्लीज दरवाजे को ओपन कर लो, आखिरकार तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो। और वो जो गोश्त होता है वो उससे और भी तो गुस्सा हो जाता है, उससे क्या लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हें जिंदा खाने का कोई हक नहीं है। और उसके दरवाजे के बाहर से खून निकल आना स्टार्ट हो जाता है और आवाज होना भी शांत हो जाती है अचानक से। और जब जियांग ची इसको देखता है तो उसको देखकर कहने लगता है मुझे लगता है कि जो गोश्त है वो यहाँ से जा चुका है। और जब ये इतना सोच ही रहा होता है तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है गोश्त की, जो ही उससे कहने में लगा हुआ था कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया। इसको सुनने के बाद उसके पसीने छूट जाते हैं और तभी वो अपनी फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करता है और उससे कहता है शिट, आखिरकार ये जो गोश्त है वो अंदर कैसे आ गया बिना दरवाजा खोले हुए। और जो गोश्त होता है वो मरते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिरकार हम लोग 3 सालों से क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, तुम भी मरो 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 मरो, तुम भी मर जाओ मेरे साथ। लेकिन जो फ्लैश लाइट होती है उसको असर पड़ते ही वह गोश्त वहां से गायब होना चालू हो जाता है और वह गोश्त चिल्लाते चिल्लाते कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ और बूम, और वापस उस गोश्त का सिर्फ हाथ पड़ा हुआ होता है, जिसको देखकर जियांग ची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उस फ्लैश लाइट का शुक्रिया करता है और उससे कहने लगता है का ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास ये फ्लैश लाइट मौजूद थी। ये जो गोश्त है वो मेरे कमरे में बिना परमिशन के भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन अंदर आने से पहले वह हमेशा दरवाजे को खटखटाता है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जब जिंदा था ना तब वह एक नंबर का एक्टर था। और तभी वह अपने आप को शांत करता है तो तभी किसी बच्चे की आवाज, किसी लड़की की सोने की आवाज आने लगती है और वो कहने लगता है ये किस लड़की की रोने की आवाज आ रही है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम की तरफ से जहाँ पर लिखकर आता है कि तुम्हें इस मिशन के लिए एक क्लू मिल चुका है, आखिरकार ये किसकी आवाज आने में लगी हुई है और तुम्हारी जो कंप्लीशन प्रोग्रेस है वो 10% तक हो चुकी है। और तो और इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए हाई चैलेंजिंग कंप्लीटेड मिशन रेट भी है। और तो और जो भी मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और जितनी ज्यादा प्रोग्रेस करता हूँ इस बार को, अगर मैं 100 पहुंचा देता हूँ तो मुझे इसका रिवॉर्ड है वो भी काफी अच्छा मिलेगा। अगर मैं सच में अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ तो मुझे जो लड़की की रोने की आवाज आने में लगी हुई है उसका पता लगाना होगा। और जैसे ही अगर मैं इस वॉइस को ध्यान से सुनूं तो मुझे पता चलता है कि जो लड़की रोने की आवाज आ रही है वो आसपास से नहीं आ रही है। और तो और मुझे इस टॉर्च का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं और 47 मिनट बची हुई हैं।
और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यहाँ तक कि जो मेरा सिस्टम था वह भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही चीज बची हुई है करने के लिए कि मैं अभी सो जाऊं कल के लिए और कल मिशन को कंप्लीट करूंगा। और वो बेड पर सो जाता है और तभी हमें मॉर्निंग के सीन पे दिखाया जाता है जो कि उस वेम्पायर को उसकी ड्रिंक देता है और एक्टिंग करते हुए उस वेम्पायर से पूछने में लगा होता है कि कल रात को बीच रात में किसी के जब मैं उठ गया था लेट रात को मैं जब लेट रात को सोने में लगा हुआ था तभी कोई पेशेंट उठकर रात को मुझे परेशान करने में लगा हुआ था। और तो और मुझे किसी लड़की की रोने की भी आवाजें आने में लगी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा नॉइजी थी। हे सिस्टर, तुम्हें पता है इस बारे में कि आखिरकार ये आवाज किसकी थी? और जैसे ये क्वेश्चन जो वैम्पायर सुनती है तो वो एकदम से सरप्राइज हो जाती है और उसके दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगती है ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर तुम इस मैटर को इग्नोर कर दो। तो ये बात सुनने के बाद जियांग ची कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। लेकिन जो वैम्पायर होती है वो काफी डर गई होती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुमने कुछ भी पता लगाने की कोशिश की तो जो हेड नर्स है वो हमें मार देगी। तुम इस मैटर को यहीं पर छोड़ दो। समझ में आ गया तुम्हें? और जियांग ची इस बात को सुनने के बाद काफी डर गया होता है और उस कमरे से बाहर निकलकर मन में सोचते कहने लगता है कि जो मैटर होने में लगा हुआ है इसको सुनकर ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा जो मैटर है वो हेड नर्स से जुड़ा हुआ है। और तो और जो पेशेंट है वो हेड नर्स से काफी डर रहा है। और तो और कहता है कि जो टास्क मुझे हेड नर्स के द्वारा दिया गया है सबसे पहले मैं उस टास्क को कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर बाद में कोई मौका ढूंढूंगा इसको इन्वेस्टिगेट करने का। चलो आज के टास्क के बारे में सोचते हैं सबसे पहले। और जो मेरा टास्क है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि रूम नंबर 8th फ्लोर में रूम नंबर 404 का जो पेशेंट है मुझे उसको ढूंढना है। और तभी अचानक से किसी की आवाज आती है, उसे कोई कहकर बुलाता है ब्रदर चीजो, जो कि देखने में काफी डरावना है। ये देखने के बाद जो जियांग ची होता है कभी डर जाता है और सरप्राइज हो जाता है और अपनी सीजर निकाल लेता है और डायरेक्टली उस मोटे और उस फैटी पर रख देता है उस स्वॉर्ड को, जिसको देखकर वो फैटी उससे लगता है ब्रदर ची में मैं हूँ। और तभी जो जियांग ची उसको नोटिस करता है और कहता है अच्छा आफू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी फैटी उससे क्या लगता है ब्रदर जी आज का जो तुम्हारा टास्क था वो 8th फ्लोर पर नहीं था और कहता है कि मैंने पिछला टास्क कंप्लीट करने के लिए जियाओजुन के साथ कोऑपरेट किया था और उस समय पर हम लोग 8th फ्लोर के पेशेंट्स के इंचार्ज थे। लेकिन जब जियाओजुन बाथरूम में गया टॉयलेट करने के लिए तो अचानक से वहां से गायब हो गया था, वो भी एक पलक झपकते ही। और जब जियाओजी वापस से रिसरेक्ट हुआ तब इसने सबकी सारी की सारी कहानी मुझे बताई और उसने मुझे ये भी बताया कि जब हम टॉयलेट जाते हैं तब मुझसे कोई पूछता है कि क्या आपको रेड पेपर चाहिए, येलो पेपर चाहिए, व्हाइट पेपर चाहिए। और जब उस बंदे ने व्हाइट पेपर को चुना तो वह अचानक से गायब हो गया। तभी जो जियांग ची होता है उससे क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तभी फैटी उससे क्या लगता है ब्रदर जियांग ची मुझे पता है कि जब जियाओजुन है उसने ऑलरेडी क्विट कर दिया है इसको और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरे साथ टीम अप नहीं करोगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी इस मिशन में थोड़ी सी मदद कर सकते हो बस आखिरी बार। और ये बात सुनने के बाद जियांग ची हंसते हुए उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने में पूरा बेस्ट दूंगा अपना। और वो टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है हमें और सिस्टम उससे कहने में लगा होता है क्या तुम यहाँ पर बाथरूम साफ करने के लिए आए हो क्या? समझ गए होगे ना क्या करने आया बाथरूम में, ये सिस्टम जो पूछ रहा है। ये बात सुनने के बाद जो जियांग ची होता है वो उससे कहने लगता है मुझे लगता है कि ये सिस्टम को ज्यादा टीवी सीरीज देखता है। और तभी वो जैसे बाथरूम में बैठा हुआ होता है तभी उसके नीचे से दरवाजे के नीचे से 3 पेपर आते हैं और वो बंदा उससे पूछ लगता है विजिटर। और जैसे ही ये बात देखता है कि जियांग ची देखता है कि जो पेपर वाला आ चुका है तो वो दरवाजे में एक जोरदार लात मारता है और उससे क्या लगता है अच्छा तो तुम मुझे ये पूछना चाहते हो कि मुझे व्हाइट पेपर चाहिए, येलो पेपर चाहिए या फिर रेड पेपर चाहिए। और जैसे दरवाजे को तोड़ता है जो गोश्त जिससे पूछ रहा होता है वो उसमें दब जाता है और जो गोश्त होता है वो एकदम से सरप्राइज होता है, क्या लगता है शिट क्या ये मेरी लाइन नहीं थी? और वो अपनी सीजर निकाल लेता है और जियांग ची उस गोश्त के इतने छेद करता है कि दूसरा कंफ्यूज हो जाता है कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। और उससे कह लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी मेरे दोस्त के साथ ऐसा करने की, जल्दी से मेरे फ्रेंड जियाओजुन को वापस दो। क्या तुम्हें इतने समय तक टॉयलेट में रहने का बुरा नहीं लगता? और बाद में तुम आप लोगों को भी खाना चालू कर दिया है तुमने। और तभी जो गोश्त होता है वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है और कह लगता है मुझे माफ कर दो ब्रदर, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता भी है कि आजकल का जो खर्चा है वो कितना ज्यादा बढ़ चुका है और पार्टी देना तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है हमें और सभी चीजों के लिए मुझे ही पे करना पड़ता है। और तभी वो अपने सारे के सारे पैसे निकालता है और कहने लगता है ब्रदर मेरे पास मेरे कमाए हुए सिर्फ इतने ही पैसे बचे हुए हैं, आप इसे ले सकते हो और मुझे छोड़ दो यार प्लीज। अब मुझे बहुत ज्यादा छेद हो चुके हैं और मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ कहाँ से क्या करना है। और वह गेस्ट अपने खून को पोंछता है और उससे क्या लगता है कि तुम जैसा फ्रेंड होना उस बंदे के लिए वाकई में किस्मत वाली बात है। और तभी जियांग ची उससे क्या लगता है अच्छा तुम जियाओजू के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो उस बंदे को जानता भी नहीं हूँ। ये बात सुनने के बाद जो गोश्त होता है वो खुद ही शॉक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और तभी जियांग ची वापस से उस गोश्त के बाल पकड़ता है और खींचकर उससे कहने लगता है मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुझे तुम जल्दी से बताओ जो रूम नंबर 404 का जो पेशेंट है वह कहाँ पर मिलेगा मुझे। और तभी गोश्त उसे बताने लगता है मुझे पता है कि वो बंदा कहाँ पर मिलेगा, वह बंदा इस वक्त लेडीज टॉयलेट में बैठा हुआ है और मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। जहाँ पर आज का जो टास्क होता है उसमें लिखा होता है कि रूम नंबर 404 के पेशेंट को ढूंढ कर लाओ, जो कि एक लड़कियों की टॉयलेट में बैठकर मांगास पढ़ने में लगा हुआ था, वो भी कोई नॉर्मल मांगा नहीं है बल्कि में 80+ हेंटाई कंटेंट है। तभी वहाँ पर जो जियांग ची होता है उस गोश्त के पास पहुंच जाता है, पेशेंट के पास पहुंच जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन दे देता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि आखिरकार अल्कोहलिक एडिक्शन होना इतना तो बुरा भी क्या है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही एक ऐसी चीज है जो कि मुझे तुम्हारे आदेश मानने पर मजबूर कर सकती है।
और तभी वो घोस्ट होता है वो जियांगजी से कह लगता है, हे लिटिल ब्रदर, आई मीन लिटिल डेविल, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मेरे काम में दखल ना दो, और मैं इस वक्त बुक पढ़ने में लगा हुआ हूँ। तभी जो जियांगजी होता है वो उसे अल्कोहल का लालच देते हो, कहने लगता है क्या तुम्हें माओताई चाहिए। बस उसने लालच दिया और वो माओताई के लिए मान भी गया, और वो उस माओताई की यानी कि ड्रिंक पीने के बाद कतई ऐसा लगता है कि जैसे कि इसे जन्नत मिल गई हो, और खुश हो जाता है वो बंदा। तभी जो जियांगजी होता है उससे लगता है ब्रदर, क्या तुम्हें पता है कि जो रात को रोने की एक लड़की की आवाज आती है उसके बारे में, उस लड़की के रोने के कारण मुझे रात को बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है कि जो माओताई है इसकी बीमारी में ये शराब पीने में लगा हुआ है, ये जो बुड्ढा तो बिल्कुल पगला गया है और कुछ नहीं है। और ये बोतल को खरीदने के लिए मुझे 50 कॉइन का इस्तेमाल करना पड़ा, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तभी जो गोश्त बुड्ढा होता है वो उससे लगता है कर तुमने मुझे इस बारे में क्यों पूछा, इस लड़की की राय के बारे में। तभी वो जियांगजी उससे लगता है कि मैं इस बात को लेकर थोड़ा क्यूरियस हो रखा हूँ, और तो और मेरे पास अभी भी वाइन की कुछ बोटल्स पड़ी हुई है, और मैं सारी की सारी बोटल्स अपने ब्रेक ब्रदर को जरूर दूंगा, तो आप मुझे बता दीजिए प्लीज। और तभी जो बुड्ढा होता है उससे कहने लगता है, मुझसे बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें इस बात को लेकर पहले वार्न नहीं किया। अगर तुमने इस मैटर को लेकर और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की तो जो हेड नर्स है वो तुम्हें यहीं पर मार देंगी। लेकिन अगर तुम इस बात को लेकर वाकई में सच में इतने ज्यादा क्यूरियस हो तो मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। और जैसे ही बात जियांगजी जब सुनता है तो वो भी कभी शौक हो जाता है और एकदम से खुश होने लगता है। और तभी वो बुड्ढा उससे कहने लगता है, अगर तुम्हें इसके बारे में पता लगाना है तो तुम्हें छत पर जाना होगा और वहां पर देखना होगा, तुम्हारे सारे के सारे सवालों के जवाब तुम्हें वहां पर मिल जाएंगे। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी सीरीज़ काफ़ी तो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को हमारी सीरीज़ वाकई में इस एपिसोड ये पार्ट जाने की पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी हमारे चैनल पर नया है, जो कि नेक्स्ट पार्ट इसका यानी कि सेकंड पार्ट देखना चाहता है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हमारा जो वीडियो को लाइक का जो टारगेट है यार गाइस, प्लीज़ उस टारगेट को जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दीजिएगा, ताकि हम जो है नेक्स्ट पार्ट को रिकॉर्ड करना चालू कर दें। और गाइस हमारा सब्सक्राइबर गोल भी है, जल्दी जल्द वो भी कंप्लीट कराने की कोशिश करिएगा आप सभी से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से करवा देंगे। तो लाइक्स तो कम से कम 1500 तो मतलब 1.5 के एटलीस्ट मतलब होने चाहिए मिनिमम इतना नेक्स्ट पार्ट के लिए। मज़ा तो तभी आएगा ना जब बंदे देखना चाहेंगे नेक्स्ट पार्ट को, तभी तो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा। अब किसी को देखना ही नहीं है तो रिकॉर्ड करके डालने का मतलब ही नहीं बनता मेरा तो। और कमेंट करके अपनी राय तो ज़रूर बताना कि आपको इस सीरीज़ का यह पार्ट कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह पार्ट दिल से अच्छा लगा होगा। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो यही खत्म करते हैं इस पार्ट को और हम जल्दी मिलेंगे एक नए नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा।